नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। खरगोशों में होने वाले रोगों और समस्याओं का करें समय पर समाधान। बैगन की उन्नत तकनीक से खेती कर लें अधिक उपज। आज भारत में खरगोश पालन के प्रति किसानों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। भारी मुनाफे को देखते हुए इस बिजनेस को गांव के पढ़े लिखे नौजवान भी बेझिझक करने लगे हैं। इसे बेहद कम खर्च में शुरू करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन इस व्यवसाय में भी अन्य व्यवसायियों की तरह ही कुछ समस्याओं का समाधान आपको करना पड़ सकता है। तो खरगोश पालन में आने वाले समस्याओं और रोगों के समाधान के लिए आप क्या करें, इसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। खरगोश मांस, चमड़ा, ऊन और मनोरंजन के लिए पाला जाता है। चमड़ा, मांस और ऊन के लिए अधिकतर किसान इनका पालन कर रहे हैं। खरगोश पालन का जो भी मकसद हो, आपको इनके हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है, जिससे इनसे होने वाले मुनाफे में कोई कमी न हो। अगर आप पशुपालन से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपका देखरेख और प्रबंधन ठीक नहीं है तो कई समस्याएं और बीमारियां आपके बिजनेस को घाटे की तरफ ले जाएंगी। इसलिए पहले देखरेख और प्रबंधन सही रखें और अगर कोई समस्या आ जाती है तो उसका उपचार भी समय पर जरूर करें। खरगोश की अगर बात करें तो उनमें अपच की अधिक समस्या आती है, जो आमतौर पर जगह बदलने के कारण आहार में बदलाव से होता है। ऐसे में जब आप इनको किसी दूसरे जगह से लाते हैं तो वहाँ जो आहार दिया जाता रहा हो वही अपने यहाँ भी दें और फिर धीरे धीरे बदलाव करें। ऐसा करने से अपच की समस्या नहीं रहेगी। दूसरी जो समस्या आती है उसमें खरगोशों के कान में गंदगी जमा होने की समस्या आती है, जिसके कारण खरगोशों की मृत्यु भी हो जाती है। इस बीमारी से बचाव के लिए केज की साफ सफाई जरूरी है और कैंकर से ग्रस्त खरगोश के कान में बेंजाइल बेंजोएट दवा की 2 से 3 बूंदे मात्र रुई से लगाकर कान में डालते हैं तो शुरुआती अवस्था में आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर यह बीमारी बढ़ गई हो तो उस दशा में आइवरमेक्टिन 0.2 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम शरीर भाप पर लगाएं। इससे पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है। तीसरी समस्या है आंखों से पानी आने की। यह समस्या खरगोशों के आवास में अधिक नमी होने से आती है। इससे बचाव के लिए केजों की बर्निंग और साफ सफाई करते रहें, जिससे अधिक नमी नहीं आए। इसके उपचार के लिए बोरिक एसिड की थोड़ी सी मात्रा पानी में घोल करके दिन में 2 से 3 बार आंख के पास छिड़कते रहें। अगर इससे भी समस्या खत्म नहीं होती है तब आप जिंटामाइसिन या फिर न्यूरोमाइसिन की 1-1 या फिर 2-2 बूंद दिन में 3 बार आंखों में डालें। ऐसे में इसमें 2 से 3 दिन में यह समस्या दूर हो जाती है। किसान भाइयों, इस तरह से आप खरगोशों का ध्यान रखकर इस बिजनेस से अच्छा मुनाफा लेते रहेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप जिस दवा का भी प्रयोग करें, पशु डॉक्टर की सलाह लें। यह स्टोरी एक वरिष्ठ पशु वैज्ञानिक की सलाह पर आधारित थी। अपने राज्य में लहसुन की खेती बड़े पैमाने पर किसान करते हैं और अच्छी खासी आय भी कमाते हैं, लेकिन किसान इसकी खुदाई और भंडारण पर कुछ विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण किसानों को उतना लाभ नहीं मिल पाता है जितना कि मिलना चाहिए। तो आप लहसुन की खुदाई और सुरक्षित भंडारण किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं श्रीगण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर के प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश यादव।
लहसुन एक रबी फसल की बहुत महत्वपूर्ण फसलों में से एक फसल है, जो कि एक स्पाइसेस क्रॉप में से जानी जाती है। और जो लहसुन है, ये इसकी जो बुआई होती है सितंबर अक्टूबर में करके जाती है, और इसकी हार्वेस्टिंग होती है वो मार्च अप्रैल में की जाती है। ये लगभग लंबे दिनों वाली फसल है। इसको लॉन्ग डे और शॉर्ट डे के रूप में जाना जाता है। किसान भाइयों, लहसुन एक मसाला वाली फसल है। इसकी बाजार में मांग वर्ष भर रहती है, जिससे इसकी खेती बहुत से किसान भाई करते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने समय से लहसुन की फसल लगाई है, उनकी फसल इस समय खुदाई के योग्य हो गई है। इसकी सही परिपक्वता की पहचान करके किसान भाई खुदाई करें। जिस समय लहसुन की पत्तियां पीली पड़ जाएं और सूखने लग जाएं, तब फसल को परिपक्व समझना चाहिए। इसके बाद सिंचाई बंद कर देनी चाहिए और 15 से 20 दिनों के बाद कंदों की खुदाई कर लेनी चाहिए। लहसुन की फसल प्रजाति एवं मिट्टी के अनुसार बुआई के लगभग 4 से 5 माह बाद खुदाई योग्य तैयार हो जाती हैं। कंद अच्छी तरह पक जाए तब खुरपी की सहायता से श्रमिकों द्वारा कंदों की खुदाई की जानी चाहिए। खुदाई के बाद कंदों को 3 से 4 दिनों तक छाया में सुखा लेते हैं। इसके बाद कंद से 2 से 2.5 सेंटीमीटर छोड़कर डंठल को काटकर अलग कर देते हैं। फिर इन कंदों को सूखे स्थान पर रखते हैं। जब इस लहसुन की खुदाई करते हैं तो उससे 10 से 12 दिन पहले खेत में सिंचाई रोक देते हैं, जिससे इसमें जो अंदर गांठ होती है, कलव होती है, उसमें नमी की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है और भंडारण में खराब होने की जो संभावना है वो घट जाती है। जब इसकी नेकफाल 50% गिर जाती है, पत्ती ऊपर से गिर जाती है, तब अपने खुदाई कर लेते हैं। खुदाई करने के बाद में लहसुन में 2 से 3 दिन तक क्योरिंग करना पड़ता है। क्योरिंग का तात्पर्य ये होता है कि उस खुदाई करने के बाद जो गांठ होती है, क्लव होती है, बल्ब होता है, इसको खुदाई के बाद में 3 से 4 दिन तक पत्ती सहित ही ऐसे का ऐसे उसको रख देते हैं। इसको ड्राइंग भी कहते हैं। और डिहाइड्रेशन करना है अपने को, प्राकृतिक रूप से क्योरिंग करना है, तो इसको क्या करते हैं कि रूम टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और इसको 12 से 24 घंटे तक रहते हैं। तो ये आर्टिफिशियल क्योरिंग भी कर सकते हैं। क्योरिंग करने के बाद में इसकी जब अपने ऊपर की जो लीफ होती है उसको हटा देते हैं और इसको स्टोरेज कर लेते हैं। लहसुन की खुदाई के समय एक महत्वपूर्ण पहलू है कंदों की छटाई और ग्रेडिंग। लहसुन के कंदों को भंडारित करने से पहले श्रेणीकरण करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए बड़ी गांठें, मध्यम और छोटी गांठों के रूप में श्रेणीकरण करते हैं तथा सड़े गले और कटे फटे इत्यादि कंदों को अलग कर देते हैं, जिससे कंद सड़ने की समस्या कम हो जाती है और ग्रेडिंग किए कंदों का बाजार में अच्छा भाव मिलता है। लहसुन के कंदों का अच्छा बाजार भाव लेने के लिए पैकिंग करना है जरूरी। लहसुन की पैकिंग जालीदार जूट के बोरों में किया जाता है। इसके अलावा नायलॉन नेट वाले बैग्स जिसमें हवा का आदान प्रदान अच्छा हो, उसमें श्रेणीकरण किए गए कंदों की पैकिंग की जाती है। इसके लिए मानक 18, 25 और 50 किलोग्राम के बोरे पैकिंग हेतु बनाए गए हैं। इस तरह से लहसुन का पैकिंग करना अच्छा रहता है। बाजार में लहसुन की आवक एक साथ होने पर कम मूल्य मिलता है, इसलिए लहसुन का सुरक्षित भंडारण करना चाहिए। लहसुन का भंडारण किसान भाइयों के लिए बहुत ही फायदे का सौदा है। यदि किसान भाई अपने उत्पाद का भंडारण करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाता है।
लहसुन को 6 से 8 माह तक 70% से कम आर्द्रता एवं हवादार स्थान पर रख सकते हैं और जब इसका बाजार में भाव अच्छा मिले उस समय बेचें तो किसान भाइयों को अधिक फायदा होगा और समृद्ध होंगे। प्याज और लहसुन इसके भंडारण के लिए जो नमी होती है वो कम रखते हैं। एग्जैक्ट जो नमी की प्रतिशत है वो 64 या 65% और एक रेंज में रखें तो 60 से 70% नमी होनी चाहिए उस स्टोरेज की, उस भंडारण क्षेत्र की। और जो तापक्रम है वो 0 डिग्री के आसपास होना चाहिए। 0 से एग्जैक्ट जो टेम्परेचर होता है वो 0.5 से लेके 2 डिग्री तक टेम्परेचर रखते हैं, तो इस तरह से वो लहसुन उसमें स्प्राउटिंग नहीं होता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने ड्रिप और मल्चिंग विधि से बैगन की फसल लगाई है, उनकी फसल कहीं बढ़वार तो कहीं फलन की अवस्था पर है और ऐसी अवस्था पर फसल में कुछ आवश्यक कार्य करने की जरूरत होती है। तो वो कौन कौन से आवश्यक कार्य हैं और उन कार्यों को आप किस प्रकार से करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। किसान भाई नमस्कार। जो आप लोगों ने भट्टे की खेती की होगी, ब्रिंजल की खेती की होगी, वो अब बढ़िया फलने की स्थिति में होंगी और ख़ास तौर से अगर आप लोगों ने मल्च में और ड्रिप में लगाया है, पौधे आपके काफ़ी बड़े हो गए होंगे, फलन में आ गए होंगे, तो इसमें थोड़ा सा हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, बैगन की फसल में खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो ड्रिप और मल्चिंग विधि से लगाई गई फसल में खरपतवार बहुत कम उगते हैं और अगर थोड़े बहुत खरपतवार उग भी आते हैं तो उन्हें खुरपी या कुदाल की सहायता से निराई गुड़ाई करके फसल से निकाल देना चाहिए और फसल को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो सिंचाई है उसमें अगर आपकी मिट्टी जिस प्रकार है, अगर भारी मिट्टी है तो 4 से 5 दिन के अंतराल में, और अगर हल्की मिट्टी है तो 3 से 4 दिन के अंतराल में 1 से 1.5 घंटे आप इसमें ड्रिप से बढ़िया सिंचाई कर सकते हैं। चूँकि हाइब्रिड लगाते हैं तो निश्चित रूप से हमें इसका पोषण भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो किसान भाई आजकल सलूबल जो आने लगे हैं NPK 19-19-19, तो इसका उपयोग करें और हर 15 दिन में पर एकड़ के हिसाब से 1 लीटर इसका वेंचुरी के माध्यम से दे सकते हैं। जो इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है खास तौर से फरवरी में, तो फ्रूट सूट बोरर की समस्या आती है। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो भट्टे के सबसे ऊपर के कोमल वो रहती हैं शाखाएं, वो सूखने लगती हैं। अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक काला सा छेद होता है और उंगली के एक पोर के नीचे आप देखेंगे तो एक गुलाबी रंग की सुंडी मिलती है। तो एक्चुअली ये एक सफ़ेद रंग की मक्खी होती है और वो आपके पूरे उसको उसमें कीड़े दे देती है। क्योंकि ये अंडे नीचे रहते हैं, अंदर रहते हैं, तो बहुत इसमें अपनी इंसेक्टिसाइड का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। उससे हमें ये भी पता लग जाता है कि कितनी इंटेंसिटी का इन्फेस्टेशन है इसका। और दूसरा, अगर इस तरह का ज़्यादा प्रकोप हो जाए तो एक साथ पूरे खेत में
वो छेन के जस्ट नीचे से कि मतलब वो सुंडी भी आ जाए, उसकी पूरे की कटिंग करके, और फलों को भी देख लें, क्योंकि ये फल जितना सूट में करता है उतना फ्रूट में भी करता है। तो उसमें जो छोटे छोटे फल हों, अगर उनमें कहीं आपको उसमें छेन दिखाई देता हो, उनकी सबकी तोड़ाई करके खेत में फेंके नहीं, को कहीं गाड़ दें, और इसके बाद उसमें हम किसी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा किसान भाई, चूँकि सोलेनेसियस क्रॉप है, इसमें कई बार उकठा या विल्ट अचानक से पौधे सूखने लगते हैं। किसान भाइयों, बैगन की फसल में लगने वाला उकठा रोग के चलते पौधा धीरे धीरे मुरझाकर सूख जाता है। पौधे को उखाड़कर देखने पर उसकी मुख्य जड़ और उसकी शाखाएं ठीक रहती हैं, परंतु छिलका भूरा रंग का हो जाता है तथा जड़ को चीर कर देखें तो उसके अंदर भूरे रंग की धारियां दिखाई देती हैं। उकठा रोग का प्रकोप फसल की किसी भी अवस्था पर हो सकता है। इस रोग से बचाव के लिए खेत की गर्मियों में मिट्टी पलट हल से जुताई करने से भूमि जनित रोगों के नियंत्रण में सहायता मिलती है। जिस खेत में उकठा रोग लगता है, अगर संभव हो तो उस खेत में 3-4 साल तक बैगन की फसल नहीं देनी चाहिए और बीज को थीरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित कर बुआई करना चाहिए। रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करके बोना चाहिए तथा खड़ी फसल में थायोफिनेट मिथाइल फफूंदी नाशक दवा को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर ड्रिप के माध्यम से फसल में दें, जिससे रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ट्राइकोडर्मा का आप निश्चित रूप से उपयोग करें। वेंचुरी के माध्यम से 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आजकल लिक्विड में आने लगा है, तो उसको दें तो विल्ट से आपका बचाव हो सकता है। तो किसान भाई अगर ये इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग कोटा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आने वाले 2 दिनों के दौरान बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। अगले 2 दिनों के दौरान अपेक्षित अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फसलों में कीटों और रोगों को कम करने के लिए रबी के मौसम में कटाई के साथ ही ग्रीष्मकालीन जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके कारण खेत में दफन किए गए कीड़ों के अंडे गर्मी की चिलचिलाती धूप में बीमारियों के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और आने वाली फसलों में कीटों और बीमारियों का संक्रमण कम हो जाता है। यदि अनाज के भंडारण में लगभग 25% अनाज चूहों आदि द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो गोदाम में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड या EBD के साथ संग्रहित करें। 2 सिंचाई की उपलब्धता होने पर किसानों को सलाह दी जाती है कि गर्मियों की मूंग की बुआई करें। मूंग की उन्नत किस्मों में SMI 668, IPM 2-3 की बुआई करें। बीज की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति बीघा 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी पर बुआई करें।
आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सलोरी, जिला जोधपुर के कृषक अमनदीप ने। आप पपीता के बाग में लगने वाले रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो अमनदीप जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पपीता, जिसे अमृत घट भी कहा जाता है, ये सबसे कम समय में फल देने वाला पेड़ है, इसीलिए इसे कोई भी लगाना पसंद करता है। पपीता न केवल आसानी से उगाया जा सकता है बल्कि ये लाभ भी जल्द देने लगता है। ये पोषक तत्वों से भरपूर, स्वास्थ्यवर्धक और लोकप्रिय फल है, जिसे डेंगू बुखार पीड़ितों के उपचार में अधिक प्रयोग किया जाता है। पपीते का पके और कच्चे दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आर्थिक महत्व ताजे फलों के अतिरिक्त पपेन के कारण भी है, जिसका प्रयोग बहुत से औद्योगिक कार्यों में होता है। इसीलिए पपीते की खेती की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन प्रायः देखने में आता है कि पपीते की फसल को पर्ण कुंचन रोग द्वारा काफी नुकसान होता है। ये विषाणु जनित रोग है, जिसे सफेद मक्खी, माहू और अन्य रस चूसने वाले कीटों द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलाया जाता है। इस रोग के लक्षण केवल पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। रोगी पत्तियां छोटी, झुर्रीदार, खुरदुरी और बेडौल हो जाती हैं। पत्तियों की शिराओं का रंग पीला पड़ने लगता है और रोगग्रस्त पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे ये उल्टे प्याले की तरह दिखाई पड़ती हैं। इस तरह किसान भाइयों, इन रोगों से बचने के लिए हमें इसकी खेती करने से पूर्व ही कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि इसकी खेती के लिए रोग रोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और जो हम बीज लाएं वो किसी प्रमाणित संस्था से ही लाएं। नर्सरी को लो टनल पॉली हाउस में ही तैयार करें, जिससे बाहर से विषाणु रोग के नर्सरी पौध में आने की संभावना कम हो जाएगी। इसके अलावा पपीते की फसल में साफ सफाई का ध्यान रखें। यदि किसान भाइयों इन रोगों के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं तो आप रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दें। इसके अलावा इन रोगों को फैलाने वाले रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें। यदि किसान भाइयों इन रोगों का प्रकोप फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है तो आप इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोपिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 3 लीटर पानी या थियामेथोक्साम 25 WAG की 1 ग्राम मात्रा को 4 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें। इन्हीं दवाओं में से किसी एक दवा का 10 से 12 दिन के बाद दोबारा छिड़काव करें, जिससे आप इन रोगों पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।